हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहली बात तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि जितने भी तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे कि उनका कॉज क्या है, ठीक है, उससे कौन सी प्रॉब्लम होती है और वो कैसे फॉर्म होते हैं। इन बातों को देखेंगे और उनके साथ उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है उनसे बात करने वाले हैं। तो अभी इसमें मैं बात करूंगी आपसे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो आपको मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो बोला गया कि वो प्राइमरी हैं, दूसरा क्या है, सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन कौन से हैं बताया था, याद करके आना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और VOC, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और यहीं पे आपका PM भी आता है, पार्टिकुलेट मैटर। एंड देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन है, स्मॉग और ओजोन, ठीक है। बेसिकली स्मॉग और ओजोन है, और भी हो सकते हैं। देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्ट इमिट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे चाहे वो नेचुरल रिसोर्स से हो रहे हो, चाहे ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है, जैसे ह्यूमन के कारण, जैसे गाड़ी से, जो ट्रांसपोर्टेशन से या जो भी कचरा निकलता है उससे जो पॉल्यूशन हो रही है, जो गैसेस निकल रही है, वो अगर प्राइमरी फॉर्म में हो रहा है, मतलब जैसे कि कहा जाए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन से जो भी यहाँ से कचरा निकल रहा है, मतलब जो गैस वगैरह निकल रही है, ठीक है, तो वो सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। बट जब वही पॉल्यूटेंट्स सनलाइट और वेपर यानी कि जो पानी होता है उसके साथ जब रिएक्ट कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए ज़्यादातर इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड PM ये सब जो है प्राइमरी हैं, ठीक है। सल्फर SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड NO और NO2 ये प्राइमरी है। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि HNO3 और H2SO4 ये सब क्या है, ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हों, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वाले जो हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने भी ऐसे ही याद किया था कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ये हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है। ये चार हो गए। उसके बाद PM और VOC, ये ध्यान रख लो। फिर अगर सेकेंडरी में ध्यान रखना है तो सेकेंडरी में दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा, एक तो आपको स्मॉग स्मॉग ध्यान में रखना है और दूसरा आपको ध्यान में रखना है जो ग्राउंड लेवल की ओजोन बनती है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखोगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई करोगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेना अच्छा नहीं होता है क्योंकि कंफ्यूजन होती है। जो एग्जैक्ट, जो टू द पॉइंट है उसे ध्यान में रखो। फिर आगे अब देखते हैं कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस सच एज एश फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस। जैसे वॉल्केनोज होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ज्वालामुखी, ठीक है। जब वो फटता है तो उसमें से बहुत सारे गैसेस और मतलब बहुत कुछ लावा निकलता है। तो उसमें जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो बहुत सारी गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं उससे बहुत टाइम तक, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज द प्रोसेस, जो कोई कुछ भी जो एशेस होते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन। और कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हमने देखा, ठीक है, फ्रॉम द मोटर व्हीकल से निकलता है। सल्फर के डाइऑक्साइड्स हैं रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्री। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो कि डायरेक्टली नहीं इमिट हो रहे हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ही सनलाइट और वाटर वेपर या वाटर के साथ मिल करके एक नया एलिमेंट बना लेते हैं, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि प्राइमरी में भी आएंगे और सेकेंडरी में भी आएंगे। जैसे कि समझिए, अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे अगर वाटर मिल जाता है इसको, यानी कि वाटर में क्या होता है, H2O होता है। सनलाइट जब भी मतलब हीट होती, तो आप देखें कोई भी चीज़ अगर आप घर में भी देखो, अगर हम सोक करते हैं चना वगैरह कुछ भी, तो जब हीट होती है यानी गर्मी होती है
तो वो अलग तरीके से, मतलब उसमें बहुत जल्दी जो स्प्राउट्स हैं और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हीट की प्रेजेंस की वजह से कुछ कुछ अलग चीज़ हो जाती है। सेम चीज़ अगर हीट नहीं है तो उसका अलग फॉर्मेशन हो जाएगा, हीट होगा तो अलग। तो यानी कि हीट और वाटर की प्रेजेंस में ये जितने एलिमेंट हैं जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी रिएक्ट करके कुछ नया एलिमेंट बना लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी कुछ बना वो सेकेंडरी एलिमेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गया। तो ये सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स है ये जरूरी नहीं कि ये केवल सेकेंडरी, हो सकता है कि ये प्राइमरी सोर्स से भी कभी मतलब हो सकता है कि ये प्राइमरी फॉर्म में भी अवेलेबल हो। तो ऐसा भी है कि कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग होंगे और कुछ प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में पाए जाएंगे पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो अब हम पहले प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, कहाँ से वो मतलब आते हैं और उनसे बीमारी क्या हो सकती है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में अगर कुछ भी पूछे तो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भी रिलीज करते रहते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ समझते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रोल क्या है ग्रीन हाउस गैस, इट हैज बिन डिस्क्राइब द लीडिंग पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ये एक लीडिंग पॉल्यूटेंट्स है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड्स का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन हाउस गैस क्या है इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से अभी बाद में पढ़ेंगे, बट कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि केवल मतलब हम इमिट किए और तभी हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल था, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल था। बट अब क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे क्या है, इसेंशियल फॉर द प्लांट, ये प्लांट की लाइफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे प्लांट्स के लिए CO2 ज़रूरी है, ठीक है। तो ये उनके रेस्पिरेटरी का काम करता है। आगे समझिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले तो हम देखिए हम खुद भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल वगैरह से निकल रहा है, ठीक है, फैक्ट्री से निकलता है। तो इस तरह से बहुत जगह है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पूछे तो अगर ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है तो फटाक से उस पर टिक कर दीजिएगा CO2 को, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिक, ये एक एसिडिक होता है और ये कलरलेस भी होता है, विद अ डेंसिटी अबाउट 53% हाइयर देन ड्राई एयर, मतलब ये थोड़ा भारी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग लाइफ ग्रीन हाउस गैस अर्थ एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि जो CO2 है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उन सभी में सबसे बड़ी लाइफ CO2 की होती है। द करेंट कंसंट्रेशन इज अबाउट 0.04% बाय वॉल्यूम है, हैविंग रेज फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल 248 ppm, जो कि अब डबल हो चुका है। 280 था पहले ppm और अब 412 ppm हो चुका है। और ये जो है यही कारण है, CO2 इज द सब्सटेंस, CO2 इज द गैस जो कि कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस देख लीजिए कि CO2 के सबसे ज़्यादा इमिशन करने वाली कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है चाइना, फिर है USA, फिर है इंडिया, फिर रशिया और फिर जापान, ठीक है। अब बात आती है सल्फर। तो सल्फर अगर आपको बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी है सल्फर से रिलेटेड, तो कभी भी एसिडिक रेन की अगर बात करें तो हमेशा आपको सल्फर पे टिक करना है, ठीक है। सल्फर उसके ऑक्साइड, सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर इसकी कॉज, मेजर कॉज है एसिडिक रेन का। अब सल्फर ऑक्साइड्स क्या है, पर्टिकुलरली सल्फर ऑक्साइड अ केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला SO2, SO ऐसे लिखते हैं, SO2 इज प्रोड्यूस बाय वॉल्केनो एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से
होता है। ठीक है, कोल या पेट्रोलियम की बर्निंग से भी जो है सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो सल्फर का ऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है एसिडिक रेन के लिए। एसिडिक रेन का मतलब क्या होता है? अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन, अम्ल वर्षा। अब यहाँ पे क्या है ये देखिए, इस इमेज से समझिए कि H2SO4 एक फॉर्म हो जाता है और इधर HNO3 होता है। अब आपको ये तो पता है कि एनवायरनमेंट में जो है वाटर वेपर वगैरह तो अवेलेबल होते ही हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ से इवापोरेशन होता रहता है। बट यहाँ से इवापोरेट तो हुआ वाटर, ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे होता क्या है कि पानी तो है, ये H2O तो जा रहा है, बट इधर एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल थी? NO2 और SO2। ठीक है, ये अवेलेबल थी। ये जो है हीट और वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक होके HNO3 और H2SO4 बनाने लग गई। अब H2SO4 और HNO3 जब ये दोनों मिली तो क्या बन गया? एसिडिक रेन बन गई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपसे एसिडिक रेन का कॉज कुछ भी कभी भी एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले आपको सल्फर पे टिक करना है। अगर सल्फर ना मिले तो नाइट्रोजन कर सकते हैं, बट मेन कॉज इज दी सल्फर। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि जो एसिडिक रेन है ये सेकेंडरी पॉल्यूशन है। एसिडिक रेन इज दी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब आपको समझ में आया कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किस तरह बनते हैं। जैसे NO2 और SO2 प्रेजेंट था, अब क्या हुआ? यहाँ पे हीट, सनलाइट थी और वाटर वेपर थे, तो ये दोनों जो है आपस में रिएक्शन करके बना लिया HNO3 और H2SO4, और इसका फिर ये क्या हो जाती है? इसकी बारिश हो जाती है और ये एसिडिक रेन होता है। ठीक है, एसिडिक रेन यानी जो अम्ल वर्षा होती है उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है? अम्ल वर्षा अगर होती है तो ऐसा होता है कि अगर आप कभी भी देखो कि जब बारिश होती है तो अब जब नहाओ तो उसमें अगर देखो तो स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आईज में इरिटेशन होने लगती है। ये इसका कारण क्यों है? क्योंकि उसमें सल्फर मिला होता है। सल्फर होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। कौन कौन सी? CO2 पढ़ा है और कौन सा पढ़ा है? सल्फर पढ़ा। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो नाइट्रोजन मेन कारण, मतलब मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नाइट्रोजन से, वो ये है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल ओजोन जो बनती है वो नाइट्रोजन के कारण बनती है। ठीक है, इस इमेज के थ्रू समझिए कि होता क्या है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और जब वो VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके साथ मिल करके ये क्या बना लेती हैं? ओजोन को O3 से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और ये ओजोन बना लेती है। और ये ओजोन क्या है? हमारे ग्राउंड लेवल यानी कि जहां पर हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में ये बन जाती है ओजोन। अब वैसे आप समझ रहे होंगे कि मैं तो कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें बोल रही थी कि ओजोन होल्ड हो रहा है, यानी ओजोन हट रही है तो प्रॉब्लम है। तो ओजोन हट रही है, प्रॉब्लम है, वो कहाँ पे है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, स्ट्रेटो में ओजोन हो तो ठीक है, बट अगर हमारे पास ओजोन है तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जिस चीज की जगह जहां है वो वहीं रहे तो ठीक है, अगर वो अपनी जगह चेंज कर ले तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन है तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज से, बट अगर यही ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में है यानी जहां हम रहते हैं वहां पर है, तो ये क्या हो रही है? हम इसको इनहेल करने लग जाते हैं और उससे हमें इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हमें क्या इनहेल करना? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, हमें ओजोन थोड़ा ना चाहिए, बट जो नाइट्रोजन है उसके कारण ओजोन बन जाता है। ठीक है, सो अभी और समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहते हैं। इट एक्सपेल फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कंबस्शन एंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो कैसे बन जाता है? कंबस्शन
हाई टेम्परेचर पे ये सनलाइट की प्रक्रिया, सनलाइट होने की वजह से इसमें प्रक्रिया हो जाती है और नाइट्रोजन बन जाता है। और कहाँ से बनता है? थंडर स्टॉर्म वगैरह से जो बनता है, जो तूफान और बिजली बिजली कड़कती है उससे भी बनता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखनी है, ओजोन आपको आते आते सबसे पहले बताना था कि ओजोन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। अब यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि ओजोन क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन VOC दोनों मिल करके जो है ओजोन बना रहे हैं, इसलिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीजें कर ली। कौन कौन सी? हमने बात कर ली CO2 की, कर ली सल्फर के ऑक्साइड्स की, कर ली और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कर ली। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। तो जब भी CO लिखा हो तो समझ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा घातक क्यों है? ये कलरलेस होता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं होती है, कलरलेस दिख भी नहीं रहा है और इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि CO है कि नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है हम अपनी नोज के थ्रू इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, और इनहेल करने की वजह से ये हमारे जो है ये बहुत ही ज़्यादा सुपर रिएक्टिव होता है। क्यों सुपर रिएक्टिव होता है, थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ CO2, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट के साथ ये ज़्यादा अच्छे से जुड़ा होता है। अगर CO2 बनता है तो ये दोनों ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होते हैं, ज़्यादा अच्छे से इनकी मतलब बॉन्डिंग अच्छी होती है। अगर यही कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग थोड़ी हल्की होती है। अब क्या होता है कि हल्की होने की वजह से मतलब समझिए कि C और O केवल एक ही एलिमेंट है, तो इनका रिश्ता बहुत ही हल्का है। अब ये किसी और के प्रेजेंस होने की वजह से ये टूट जाते हैं और होता क्या है, जब हम इनको इनहेल कर लेते हैं तो हमारे ब्लड में बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुपर रिएक्टिव है, इनका रिश्ता बहुत गहरा नहीं है, बहुत टाइटली बॉन्ड नहीं है, जल्दी टूट जाते हैं। तो ये टूटने की वजह से ये बहुत जल्दी हमारे ब्लड सेल्स में जो है मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका जो मतलब बहुत बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे हो क्या जाता है, लो लेवल ऑफ कार्डियोवेस्कुलर नर्वस बिहेव, मतलब जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पहली बात तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई गंध नहीं होती है, और ये क्या करता है, हम इनहेल कर लेते हैं, इस वजह से हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ये रिएक्ट कर जाती है और इससे बहुत बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। अब अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन को रिएक्ट कर दे या हीमोग्लोबिन को कम करने वाला सब्सटेंस या गैसेस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स को, और जब ये एक लेवल से ज़्यादा होगा, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जिसकी बॉडी की नहीं रह जाती है, तो ये मतलब इंसान की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये निकलता कहाँ से है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन मतलब होता है जलना। ठीक है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, गैस, कोल, वुड। इट फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन ये क्यों फॉर्म करती है? क्योंकि आपको देखा कि ओजोन में क्या चाहिए, 3 ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट चाहिए और कार्बन के पास भी CO दो, मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी एक ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और वेगुलर एग्जॉस्ट वगैरह से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, सल्फर के ऑक्साइड्स पढ़ लिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो VOC भी कहते हैं इसको, VOC या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। होता क्या है, VOC आर वेल नोन आउटडोर एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, दे आर कैटेगराइज आइदर मीथेन, ये तो या तो ये मीथेन से निकलती हैं या फिर नॉन मीथेन से भी हो सकती है। तो मीथेन इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट इनहांस द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं? जो VOC है ये कहाँ से निकलता है?
VOC निकलता है पेंट्स वगैरह से, ठीक है, वुड पे जब प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज किया जाए, ठीक है, एरोजल स्प्रे से, क्लिंजर वगैरह से, क्लिंजर जो डिसइंफेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, एयर रिफ्रेशर वगैरह यूज जो करते हैं, जो लिक्विड वगैरह यूज कर लेते हैं ना, स्टोर्ड फ्यूल एंड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट से निकलता है, और भी सप्लाई ड्राई जो ड्राई क्लीन के लिए क्लोथ्स वगैरह देते हैं वहां से निकलता है। अब एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी VOC मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर करेक्ट। दे कॉज द एसिड रेन, दे मे कॉज द कैंसर, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो हमें पता चला, अभी हमने पढ़ा, तो इससे क्या पता चलता है कि ये कैंसर का कॉज हो सकते हैं और ये फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉज हो सकते हैं। एसिडिक रेन के लिए मेन कॉज अगर जो होगा वो हमेशा आपका नाइट्रोजन को रखना है, ठीक है। और ये जो VOC अगर आपसे ये पूछता कि ग्राउंड लेवल ओजोन का कॉज क्या है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन में हो सकता है, बट एसिडिक रेन में क्या आएगा, आपका नाइट्रोजन होगा या फिर सल्फर हो सकता है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन या सल्फर होता तो हम एसिडिक रेन लेते, तो फर्स्ट वाला नहीं लेना है, हमारे पास ऑप्शन D बचता है, तो हम B के साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है PM, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो इस इमेज से समझते हैं। देखिए ये बता रहा है आपको, जैसे कि अगर ये एक बाल की विथ है, मतलब एक ये समझिए एक बाल है आपका, उसकी फोटो को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यहाँ पर शो किया गया है, उससे कंपेयर करके बता रहा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कितना महीन होता है। तो अगर बाल की विथ ये है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी विथ ये होती है, और ये बता रहा है PM10 को, ठीक है। तो PM2.5 तो उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो जो PM है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर है, वो बहुत ही महीन होते हैं, जो कि बहुत ही मतलब बाल अगर इतना महीन है तो उससे समझिए कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है। ये होते क्या है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर इज अ वेरी फाइन पार्टिकल एंड टाइनी पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और गैस, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। In contrast, aerosol refer to the combined particulate gas. Some particulate occur naturally, originated from volcano, dust storm and forest grassland fires, living vegetations. तो ये होता है particulate matter. अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। द मोस्ट रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन एयर ऑन ह्यूमन हेल्थ। कह रहा है कि ह्यूमन हेल्थ पे पार्टिकुलेट मैटर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस जगह पर पड़ता है। तो इम्पेयर्ड ब्लड फॉर्मेशन, चेस्ट टाइटनेस, एग्रीवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, हेडेक एंड राइज इन ब्लड प्रेशर लेवल। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो क्या है कि आप इसको हम क्या कर रहे हैं, इतना महीन होता है कि ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ना नेक्स्ट है प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन भी होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली जो बात है इसमें CFC में, इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। और ये हार्मफुल किस चीज के लिए है, ओजोन लेयर के लिए है। क्यों है, क्योंकि यही क्लोरीन जो है ऊपर ओजोन लेयर में चली जाती है। इमिटेड फ्रॉम द एयर, कहाँ से, एयर कंडीशनर से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से। जो ये CFC है ना, ये रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से निकलती है, ठीक है। ऑन रिलीज इनटू द COC राइज टू द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है CFC, ठीक है। और हेयर यहाँ पे ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अदर गैसेस के साथ में, और इसमें क्या होता है कि क्लोरीन अलग हो जाती है और वो जो है स्ट्रेटोस्फेयर से ओजोन को हटा देती है और अपनी जगह बना लेती है। तो ये अब जब ओजोन हट जाएगी तो होगा क्या उससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अगर कभी क्वेश्चन आए तो अब आप यहाँ पर जब आप समझ लिए हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो AC रेफ्रिजरेटर से निकली, ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर इसने जो है रिएक्ट की अदर गैसेस के साथ में और क्लोरीन ने अपनी जगह बना ली। क्या हो गया, उसे ओजोन होल हो गया। ओजोन होल होने की वजह से होगा क्या
कि जो यूवी रेजेस हैं वो हमारे तक पहुंच जाएगी, और उससे क्या होगा, जब वो यूवी रेजेस हमारे तक पहुंचेगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, आई डिजीज हो सकती है, प्लांट डैमेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस इमेज के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे होता क्या है कि जो एसी वगैरह है इससे इमिट होता है सीएफसी इमिट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इस जगह जो है ये रिएक्ट कर जाती है सीएफसी, और जब ये सीएफसी रिएक्ट होती है तो यहाँ से निकल जाता है क्लोरीन, और ये क्लोरीन अपनी जगह बना लेती है। ये देखिए, ये है स्ट्रेटोस्फेयर और यहाँ पर ये ओजोन की लेयर थी, इसमें इसने जो है अपनी जगह बना ली। उससे क्या होगा, यहाँ पे ओजोन होल हो गए, और फिर अब ये क्या हो रही है, सन की डायरेक्ट किरणें हमारे तक पहुंच जा रही हैं। तो ये है इसका कारण। तो ये बहुत ही हार्मफुल है ओजोन लेयर इमिटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट करंटली बैंड। अब उन प्रोडक्ट्स को जो है बैन किया गया है, एंड दीज आर द गैसेस विच आर रिलीज फ्रॉम द एयर कंडीशनर, और मतलब और भी जो प्रोडक्ट थे उनको बैन किया गया है, बट अभी भी एसी और रेफ्रिजरेटर तो हम यूज़ ही करते हैं। तो ये जो है जहाँ से इमिट होती है। ठीक है, तो अभी ये आपको क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और बेंजीन हाइड्रोकार्बन, ये है क्वेश्चन यहाँ पर। फॉर्मेशन अगर होता है एसिडिक रेन का, तो एसिडिक रेन में सबसे पहले किसको देखना है, नाइट्रोजन को कैच करना है आपको, नाइट्रोजन को रिलेट करना है एसिडिक रेन से। C इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, नाउ टॉक्सिक एंड कैंसरोजेनिक, कैंसरजेनिक कौन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिक एंड कौन सा, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में क्या बताया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है। बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन के साथ घुल जाती है, और क्योंकि ये कलरलेस ऑर्डरलेस है तो हम इसको इनहेल भी कर लेते हैं। सो बी इज रिलेटेड टू 3 हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूट दी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो सबसे ज़्यादा अगर आपको CO2 कहीं दिख जाए, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए, तो ये तो हमेशा आप फटाक से इसको रिलेट कर सकते हैं ए को 4 से। सो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पढ़ लिया। ठीक है, कौन कौन से, CO2, CO, नाइट्रोजन, सल्फर, PM। ठीक है, और CFC, HFC जो होते हैं वो भी। नाउ अब बात करते हैं सेकेंडरी की, जिसमें होता है आपका मेजर, मैंने 2 बताया, अम्ल वर्षा और दूसरा ओजोन। ठीक है, ग्राउंड लेवल जो ओजोन बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ द काइंड एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो क्लासिकल स्मॉग्स वगैरह, स्मॉग से ये फॉर्म होते हैं। स्मॉग का मतलब हो गया, तो स्मॉग कैसे बनता है, स्मॉग बनता है स्मोक प्लस फॉग से। ठीक है, यानी कोहरा जो धुंध होता है उससे बनता है। तो स्मॉग फॉर्म्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द कोल बर्निंग, कोल बर्निंग से बनता है, स्मोक निकलता है, कोयला जलाने से स्मोक निकलता है। इन द एरिया ऑफ द कॉज मिक्सचर स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, स्मॉग आपका ज़्यादातर क्या, स्मॉग आपका ठंडी यानी विंटर सीजन में ही आपको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि देखिए कोल की बर्निंग बहुत ज़्यादा आपकी ठंड में स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात होती है कि जो फॉग है वो भी आपका विंटर सीजन में ही होता है, तो दोनों मिल करके स्मॉग बना लेते हैं। आप देखते होंगे इस तरह से कि ऐसा मतलब विजिबिलिटी ही नहीं होती, दिख ही नहीं रहा है कुछ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठंड भी नहीं है बट फिर भी नहीं दिख रहा है। तो ये है स्मॉग, जहाँ पर क्या है, कोहरा है, और क्या है, जो कोल बर्निंग निकल रही है इसकी वजह से फैलता है ये। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। द मॉडर्न स्मॉग डज नॉट यूजुअली कम फ्रॉम द कोल बट व्हीकल इंडस्ट्रियल इमिशन। मतलब देखिए, यहाँ पे निकल रहा है अगर कोल बर्निंग से या उस तरह की कोई भी चीज़ है, चाहे पेट्रोल बर्न हो रहा हो या इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे भी होता है। तो इट इज एक्टेड द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट लाइट, द सन एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट दैट आर कंबाइंड विद द प्राइमरी इमिशन एंड फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग भी आपका क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये अलग अलग नाम ही है, तो इनको आप प्राइमरी वाले याद रखोगे, उसके अलावा अगर कुछ होता है तो आप सेकेंडरी पे टिक कर सकते हो। तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी आपका सेकेंडरी ही होगा। ठीक है, स्मॉग हो या फोटोकेमिकल स्मॉग हो। ठीक है, स्मॉग को और देखते हैं कि ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है विजिबिलिटी को। ठीक है, द टर्म स्मॉग वॉज फर्स्ट
कब इसको 1900 में बताया गया था कि मिक्सचर है ये स्मॉग और ये फॉग का। स्मॉग इज यूजली कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल। स्मॉग वाज कॉमन इंडस्ट्री एरा एंड रिमेन फैमिलियर द साइड सिटी टुडे। ठीक है। Most of the smog seen in the photochemical smog. Photochemical smog is produced when sunlight react with the नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है सनलाइट के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। Smog is unhealthy to the human and animal and it kill the plants. Smog is also ugly. It makes sky brown and grey. Smog come from the big cities and lot of industry and traffic areas. इससे होता क्या है, जो स्मॉग है उससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज का मतलब आप देखते हो ना, कभी बारिश होनी चाहिए तो उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, उस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, जिस टाइम पे विंटर होना था उस टाइम तक भी गर्मी चली जा रही है। तो बहुत ही क्लाइमेट में आपने चेंज देखा। एसिड रेन हो जाता है, स्मॉग इफेक्ट होती है, एयर में पोल्यूशन होता है, डिटेरियोरेशन ऑफ फील्ड होता है, एक्सटेंशन ऑफ द एनिमल स्पीसीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, डिटेरियोरेशन ऑफ द बिल्डिंग मटीरियल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा, स्मॉग देखा, तो स्मॉग में भी हमने फोटोकेमिकल स्मॉग देखा। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं पीएम, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, स्मॉग। ठीक है, तो हमने आपको दो चीज़ें बताई थी जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ओजोन ध्यान रखना है और एक स्मॉग। ओजोन के बारे में हमने काफ़ी बात पहले कर ली है कि ओजोन जो है दो तरीके का है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। एक्चुअली ओजोन एक ही है, गुड है तब जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, बैड है तब जब वो ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, और ओजोन बनते कैसे हैं ये भी हमने देख लिया। क्लोरीन अगर ऊपर चला जाता है तो ओजोन होल हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, ओजोन बन जाती है। तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जो पीएम है हमारा, वैसे तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही है, बट इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर ये क्या है। तो पीएम स्टैंड फॉर द पार्टिकुलेट मैटर, इट इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। ठीक है, द टर्म्स मिक्सचर, यहाँ पर होता क्या है, जो सूट्स वगैरह होते हैं, डस्ट, डर्ट, सूट, स्मोक, ये सब जो है कारण है पीएम के बनने के, पार्टिकुलेट मैटर के बनने के। ठीक है, और इनफ टू सीन इन द नेकेड आईज, मतलब जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हम देख सकते हैं और जो कुछ बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। तो बेसिकली जो पीएम है वो दो तरीके का होता है, PM10 और PM2.5। ठीक है, ये माइक्रोमीटर्स हैं और स्मॉलर होते हैं, और ये बहुत ही फाइन, जो PM2.5 है ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। क्योंकि देखिए, जो PM10 है हम यहाँ से तो फिर भी बच सकते हैं डस्ट वगैरह से। जैसे तुरंत आप देखोगे कभी जब डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है तो छींक आने लग जाती है, तो हम मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट वो चीज़ें जिससे हमें पता नहीं चल पा रहा है या हमें दिख नहीं रहा है, वो है PM2.5, बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है और इनको हम इनहेल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि अभी देखो कि बहुत लोग अपने घर में या ऑफिस में वो रखते हैं, एयर प्यूरीफायर रखते हैं, तो कहते हैं उसको हेपा फिल्टर रखो। क्यों? क्योंकि ये PM2.5 को भी फिल्टर कर सकता है, तो ऐसा फिल्टर रखो। मतलब मैं बस बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं, सोर्स बता रहा है कि पीएम का कहाँ कहाँ से निकलता है। गैसेस, मतलब घर से भी, घर में जो कुकिंग गैसेस वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, वेस्ट वगैरह से, इन सब जगहों से जो है ये पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। अब इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इट कैन बी डीप इनटू द लंग्स, क्योंकि जो पीएम आप 2.5 देख रहे हो इसको हम क्या इनहेल भी कर ले रहे हैं। जिस भी चीज़ को हम इनहेल करेंगे हमारे लंग्स को खराब करेगा ही करेगा। ठीक है, मे बी इवन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एक्सपोजर टू सच पार्टिकल्स कैन अफेक्ट द लंग एंड हार्ट। ठीक है, न्यूमरस साइंटिफिक, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ हुई, साइंटिफिक स्टडी हुई, और वहाँ पे ये बताया गया कि जो पार्टिकल होते हैं पोल्यूशन के एक्सपोजर, द वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग द प्रीमेच्योर डेथ इन पीपल विद हार्ट लंग डिसीजेस, हार्ट अटैक आ जाते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, एग्रावेटेड अस्थमा भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो पीएम है यानी पार्टिकुलेट मैटर है, उसका इंसानों पर ही नहीं एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
ठीक है। क्या होता है पीएम की होने की वजह से? लेक और स्ट्रीम एसिडिक हो जाती है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है उसमें वो बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं रहता। डिप्लीटिंग द न्यूट्रिशन जो सॉइल्स हैं इसको भी खराब कर रहा है, ठीक है। डैमेजिंग द सेंसिटिव फॉरेस्ट क्रॉप वगैरह, अफेक्टिंग द डाइवर्जन जो सॉइल वगैरह उसको भी खराब कर रहा है। तो ये है पीएम का स्ट्रक्चर यहाँ पर, और यहाँ पर बताया गया है ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ द ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसमें जो होल हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो वोलेटाइल क्लोरिनेट हाइड्रोकार्बन, तो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरीन चली जाती है इसकी वजह से ये होल हो रहा है। तो बिल्कुल ये बात एकदम ठीक कह रहा है। इमिशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, कंबस्शन ऑफ अर्बन वेस्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर जब होता है तो उससे क्या होता है, उससे तो ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाती है। यहाँ पे बात हो रहा है डिप्लीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इमिशन ऑफ ए वाला आपको लेना है और आपको डी नहीं लेना है, तो डी नहीं लेना है, सो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और इमिशन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और अर्बन वेस्ट, ये सब वेस्ट से तो गैसेस निकलती ही हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये ए बी और सी होगा। सो नेक्स्ट आपको ध्यान में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्लोबल इमिशन जो बाय वेट है ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर मैक्सिमम इन केस ऑफ, तो इनमें से कौन सा जो ये कह रहा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट में किसका वेट जो है मैक्सिमम है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट सबसे ज़्यादा है और ये नेचुरल फॉर्म में सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सीरियस एस्फिक्सिएंट, इवन अ शॉर्ट एक्सपोजर में हैव फैटल हेल्थ इश्यूज। तो यहाँ पे जो एक्सपीसियंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जो धीरे धीरे जो है ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाना और धीमे धीमे जो है बहुत ही माइन्यूट तरीके से अफेक्ट करना हेल्थ को, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जो है सीरियस तरीके से जो है मतलब धीमे धीमे ब्लड के साथ मिल जाता है और एक सीरियस हेल्थ इशू को क्रिएट करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दी ब्लड आर ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स दी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और इसका जो रीजन बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये असर्शन का ही रीजन है। इसका कारण यही है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इस वजह से ही जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो VOC होता है, कंटेमिनेट मोर कॉमनली फाउंड द ग्राउंड वाटर इन दी सरफेस वाटर। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये जो है ग्राउंड वाटर में होता है। नेक्स्ट है कि VOC आर द वन ऑफ द क्राइटेरिया पैरामीटर डिटरमाइन दी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। कह रहा है कि जो VOC है वो वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करता है कि मतलब पानी कितना अच्छा है ये बताने की कोशिश करता है। तो भाई VOC तो क्या है, VOC की प्रेजेंस से तो पानी जो है खराब हो जाता है, तो पानी का अच्छा कैसे, पानी कितना अच्छा है तो हम TDS से मेजर करते हैं, ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड से पता चलता है। बट हमें VOC से तो ये पता चला ना कितना कंटामिनेटेड है। सो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। सो आंसर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो पॉलिटेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो डिस्कस किया। और अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करना। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर और बेटर जो हो सकता है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। सो आप अपने कमेंट, अपने लाइक ज़रूर करते रहना और enjoy the learning and thank you for watching the video.